बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में फ़ैसला कुन खेल जारी है और बड़े बड़े बुर्ज उलटना शुरू हो चुके हैं और इदारे ने भी एक जानिब तो अपने एहतसाब का अमल शुरू कर दिया है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब कुछ बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि 30 साला मार्शल लॉ का प्लान जो है वो आज सामने आया है और ये दावा किसने किया है और ये 30 साला मार्शल लॉ का प्लान कौन बनाकर बैठा हुआ था और एक खुफिया डाटा भी आज मंजर आम पर आया है। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात और कुछ सबूत आपके सामने स्क्रीन पर चलवाए जाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अगले आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का पारा इस वक्त हाई है और वो शदीद गुस्से में है और हाजिर सर्विस जर्नैलों तक भी हाथ जा पहुंचा है। उनकी गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही हैं। ये कौन कौन से हाजिर सर्विस जर्नैल हैं जिनको इस वक्त उल्टा लटकाने का प्लान है, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक बड़ी अहम खबर कि साबिक DGI फैज़ हमीद साहब जो हैं उनका कोर्ट मार्शल किया गया और उस पर इमरान खान साहब ने एक बात तो कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। लेकिन साथ ही खान साहब ने ये भी बात कर दी कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कौम का असासा थे। आज अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने इसके ऊपर अपना बयान जारी कर दिया है और उन्होंने साबिक फौजी अफसरान की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने गिरफ्तारियों से मुतालिक रिपोर्ट से आगाह किया और पेंटागन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात की कि मेरे पास इस बारे में कुछ कहने के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है जिस पर वही बात कर सकते हैं। अमरीका इलाकाई इस्तेहकाम बामी मकासद की हिमायत के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका पाकिस्तान के साथ अपनी शराकतदारी को कदर की निगाह से देखता है और बामी मफादात की बुनियाद पर फौजी और सिविल रहनुमाओं के साथ बातचीत करता है। तो लिहाजा अमेरिका ने तो इससे अपने आप को अलग कर लिया है कि जनाब देखें ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। तो खैर पाकिस्तान का एक बाप है वो अमेरिका, हमारी जो माँ है वो बरतानिया है, तो ये पाकिस्तान की कौम भी जानती है। तो दूसरी जानिब जनाब एक बड़ी अहम खबर है 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस इमरान खान की कार्रवाई रोकने की मुतफरिक दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है और दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि ट्रायल कोर्ट के 12 अगस्त का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज और दरख्वास्त में चेयरमैन नैब, DG नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल को फरीक बनाया गया है। इत्तेदाब अदालत का 12 अगस्त का दरख्वास्त मुस्तरद करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। अब मामला ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस की कार्रवाई शुरू है और लग रहा है कि जैसे जो नया तोशा खाना केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो उड़ा कर रख देगी, उसमें इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे और अब आखिरी केस बचता है जिसमें खान साहब को सजा दी जाएगी और लंबे अरसे के लिए जेल में रखा जाएगा। वो केस है 190 मिलियन पाउंड केस और वो केस ऑलरेडी परवेज़ खटक साहब जो हैं वो जनाब उसको बर्बाद कर चुके हैं कि उन्होंने जनाब इन्वेस्टिगेशन के सामने कोई और बयान दे दिया, नैब की टीम के सामने कोई और बयान दे दिया, वो बयान कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, वो इमरान खान के हक में जाते हैं सारे बयान। तो 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो बड़ा आम केस था लेकिन उसको तबाह बर्बाद इन लोगों ने अपने हाथों से कर दिया है। तो लेट्स सी ये मामला किस जानिब जाएगा, लेकिन ये खेल बड़ा ख़तरनाक है और अंदाज़ा भी यही होता है कि इमरान खान साहब का ट्रायल जल्द आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर देखेंगे। जो मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जो नेक्सस जोड़े जा रहे हैं और उन नेक्सस की बुनियाद के ऊपर कुछ रिटायर्ड जो जनाब हमारी अदलिया के लोग हैं उनको उठाया जा सकता है। हाजिर सर्विस जरिए हैं उनके गिरद जो है गिरा तांग हो सकता है। कुछ आने वाले वक्तों में नाम भी हम आपके सामने रखेंगे। तो खैर ये सारी सूरत-ए-हाल तो आपके सामने। आज जो सबसे बड़ी खबर कि एक खुफिया डाटा लीक हुआ है, उस खुफिया डाटा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बिजलियाँ गिरा कर रखती हैं और PTI के खिलाफ अब तक का ये सबसे बड़ा ऐलान जंग है। जनाब रऊफ़ हसन साहब, मैं आपको रऊफ़ हसन साहब की बड़ी अहम जो है वो एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि रऊफ़ हसन साहब जब जुडिशल हुए तो उनके साथ जो इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर थे जिनको उठाया गया था जंजवा साहब, वो भी उनके साथ जुडिशल थे। तो रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि मैं इनके साथ सेल में नहीं रहना चाहता, ये इनके साथ अगर मैं रहूँगा तो मेरी जान को ख़तरा है। हालांकि वो भी PTI के थे, वो भी PTI के थे, दोनों एक ही पार्टी के साथ काम कर रहे थे। लेकिन रऊफ़ हसन साहब का ऐसा कहना ये जनाब बड़ी जो है वो संगीन एक काम था और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर थे उनको दहशतगर्दी के सेल में रखा गया जहाँ पर दहशतगर्दों को रखा जाता था और वहाँ पर उनके साथ कुछ बदतरीन सलूक की खबरें सामने आई और रऊफ़ हसन साहब ने अपनी टीम की जो सोशल मीडिया टीम थी उनका डाटा भी लीक किया, ये भी आपके सामने है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो शायद सांपों को पहचानने में बड़ी देर कर देते हैं। पहले भी आपने देखा कि जो आए थे हवाई परिंदे, वो जनाब परिंदे उड़ के कहीं और चले गए। आप सबको पता है कि वो परिंदे कौन लाया था, किसके कहने पर आए थे।
तो आज एक बार फिर से इमरान खान साहब जो हैं वो अपने ही लोगों के जरिए जो है डस रहे हैं। तो आपको मैं एक बड़ी खबर दे रहा हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर ये खबर देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन के गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ हुआ है और उसके सबूत मंजराम पर आ चुके हैं। रऊफ हसन और बैनुल-अक़वामी जरीदे इंटरसेप्ट के सहाफ़ी रॉयन ग्रैम व्हाट्सएप के जरिए राब्तों में थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनों के मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात के साथ रवाबित का इंकशाफ हुआ है। अब जनाब ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो किस तरह से लीक हुए हैं, क्या फ्रांसिक के जरिए लीक हो गए, क्या रऊफ हसन साहब ने सहूलतकारी की कि अपनी गिरफ्तारी देकर, हालांकि साथ बैरिस्टर गौहर साहब भी गिरफ्तार हुए थे, उनको छोड़ दिया, रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जुडिशल किया गया, उनके साथ जनाब तहकीकात होती हैं और फिर पीटीआई ने टिकटॉक के ऊपर नारे लगाना शुरू कर दिए कि रऊफ हसन साहब वो पता नहीं 70 साल का बूढ़ा है, उसने पता नहीं कौन सी बड़ी जंग लड़ ली है, इसने ऐसी जंग लड़ी है कि इमरान खान के पीठ के पीछे उन्होंने छुरा घोंप दिया है और ये जंग आप रहती दुनिया तक आप याद रखेंगे कि इमरान खान को समझ नहीं आ गया कि उनके साथ हो क्या गया कि ये इतने बड़े सबूत उनके हाथ लगा चुके हैं रऊफ हसन साहब। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़राए ने बताया कि रऊफ हसन की जानिब से बैनुल-अक़वामी जरीदे इंटरसेप्ट जिन्होंने साइफर भी लीक किया था और उसमें ये बात दर्ज थी कि फौजी ज़राए की जानिब से ये साइफर लीक हुआ। अब वो कौन से फौजी ज़राए हैं वो तो इंटरसेप्ट ने नहीं बताया, लेकिन वो बात मेंशन कर रहे थे कि हमें फौजी ज़राए की जानिब से ये हमें साइफर मिला है। तो खैर जनाब रऊफ हसन की जानिब से रायन ग्राम को 21 जनवरी के वर्चुअल जलसे में शिरकत की दावत देने का भी इंकशाफ हुआ है और उन्होंने सहाफ़ी को 9 अगस्त 2023 को साइफर को बुनियाद बनाकर एक आर्टिकल भी तहरीर करवाया और जनाब उस सहाफ़ी ने साइफर को बुनियाद बनाकर एक लिखे आर्टिकल में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। बावसूख ज़राए का कहना था कि रऊफ हसन और ये एक इंटरसेप्ट के सहाफ़ी का बाकायदा तौर पर जनवरी 2024 में रब्ता हुआ और इस सहाफ़ी ने 8 जून को रऊफ हसन से बानी पीटीआई के 15 मई के लिखे मवाद की तस्दीक चाही और पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ आर्टिकल्स जो हैं इसी मुद्दत में लिखे गए। ये भी बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया डिवीज़न में चंद रोज़ कबल छापे के दौरान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन के गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित के सबूत सामने आ चुके हैं। तो जनाब ये सूरत हाल आपके सामने है कि ये सबूत इमरान खान के खिलाफ देने वाले रऊफ हसन साहब हैं। इनको पहचानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब जो आर्टिकल्स लिख रहे थे, जो साइफर के ऊपर बात हो रही थी, जो इंटरसेप्ट जो चीज़ें जो है वो ये जनाब मंजराम पर ला रहा था, तो उसके पीछे कौन था। आज रऊफ हसन साहब ने ये सबूत किसको दे दिए हैं, हमारे इदारों को दे दिए हैं, तो इसके लिए घेरा मज़ीद तंग होगा। तो खैर ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि आर्मी चीफ जनाब जो है उनका पारा हाई हो गया और हाजिर सर्विस जर्नैल की गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उस वक्त तपे हुए हैं। जनरल फैज़ सिंह की गिरफ्तारी ये पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाक़या है कि फैज़ सिंह साहब जो साबिक DHIS रह चुके हैं, उनको गिरफ्तार करना कोई आसान बात नहीं थी। बड़े ताकतवर तरीन जर्नल थे और बड़े ताकतवर वो DHIS रह चुके हैं, तो उनको गिरफ्तार करना कोई खाला जिगा बड़ा नहीं था। तो खैर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनका नेक्सस जोड़ा जा रहा है खान साहब के साथ कि वो जेल में इमरान खान और फैज़ सिंह एक दूसरे के साथ राब्ते में थे और उनकी सहूलतकारी कौन कर रहा था। उनकी सहूलतकारी जो है वो जनाब मोहम्मद अकरम साहब डिप्टी सुप्रिटेंडेंट कर रहे थे और उनको मोबाइल फ़ोन वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते थे। तो इस हद के अंदर मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ वो बड़ी अहम है कि एक हाजिर सर्विस जर्नैल जो हैं उनकी गिरफ्तारियाँ जनाब शुरू हो सकती हैं कि 3 फौजी जर्नैल की गिरफ्तारियाँ कल हुई, 2 ब्रिगेडियर्स इनका ताल्लुक चकवाल से और एक लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जो आसिम साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। अब इतलात के मुताबिक ज़राए बताते हैं कि कुछ सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं उनको भी आने वाले दिनों में उनके गिरद घेरा तंग हो सकता है। तो ये ताने बाने किसके साथ जोड़े जा रहे हैं, ये एक परसेप्शन है, एक तासुर है कि साबिक DHIS जो अब NDU में अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। कोर कमांडर कोयटा भी रह चुके हैं जनाब, बड़े मशहूर ज़माना आसिफ गफूर साहब, बड़ी इज़्ज़त है और पाकिस्तानी कौम इनकी बड़ी इज़्ज़त करती है। तो बड़ा फेम इन्होंने कमाया जब DHIS थे, 5th जनरेशन वारफेयर हो और इंडिया जैसा मुल्क ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान के पास भी ISPR जैसा एक इदारा होना चाहिए जिसने इस तरह से जो है 5th जनरेशन वारफेयर लड़ी है। तो लगता है कि आसिफ गफूर साहब जो हैं उनको भी धर लिया जाएगा और फिर वो या तो फैज़ सिंह साहब के ऊपर सारा मलबा डाल देंगे कि 9 मई ये सारा कुछ हुआ। नेक्सस जो है वो इन्हीं सिलसिले की कड़ी है, इन्हीं मामलात में जो है वो गिरफ्तारी होनी है। तो फिर कुछ जो हैं वो हमारे जजेस उनके गिरद भी घेरा तंग हो सकता है। कुछ नाम आ रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये चीज़ें और ये पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन खौफ बढ़ाया जा रहा है फैज़ सिंह की गिरफ्तारी के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खौफ आ जाए, शायद इमरान खान साहब जो हैं वो सरेंडर कर जाएँ, शायद वो डील कर लें। लेकिन इमरान खान साहब का जितना हम समझते हैं कि वो शख्स एक तारीख लिख रहा है और वो कभी तारीख को गलत धारे में लेकर नहीं जाएगा, वो कभी अपनी तारीख को अपने हाथों से गलत नहीं लिखेगा। ये वेरी क्लियर टू यू, कैटेगोरिकली खान साहब का मैसेज है कि वो नेल्सन मंडेला की तरह बाहर निकलेगा। और नेल्सन मंडेला जब 20 साल के बाद जेल से बाहर निकला तो उसने अपने निज़ाम के कर्ता धर्तों को कहा कि जेंटलमैन लिसन टू मी, आई विल टॉक टू यू, नाउ आई विल टॉक टू यू।
تو وہ نیلسن منڈیلا جس کو آپ نے اکیلا کر دیا تھا، جس کو انٹچیبل آپ نے بنا دیا تھا، اور وہ نیلسن منڈیلا جب باہر نکلا تو اس نے جس طرح سے قوم کھڑی کر دی تھی، تو خان صاحب جو ہیں وہ اسی ماڈل کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جب باہر نکلے تو قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو. تو لیٹس سی یہ معاملہ کس طرح جاتا ہے. تو خیر اب جناب جو خبر ہے کہ 30 سالہ مارشل لا کا پلان لیک ہوا ہے. یہ 30 سالہ مارشل لا کا پلان بنا کر کون بیٹھا ہوا تھا، یہ بڑی عام گفتگو ہے. حامد میر صاحب نے دعویٰ کیا، وہ کہتے ہیں کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے ملک پر 30 سال تک قبضے کا منصوبہ بنا رکھا تھا. جنرل فیض حمید صرف 3 سے 4 سال پہلے تک پاکستان کی طاقتور ترین شخصیات میں سے ایک تھے، اور ایک اشارہ کرتے تھے تو سیاستدان جیل میں چلا جاتا تھا، اور ایک اشارہ کرتے تھے تو کسی بھی پارٹی ٹی وی اینکر پر پابندی لگ جاتی تھی. بڑا عام ترین سوال. اب سوال یہ ہے کہ اتنے طاقتور ترین جرنیل کو آپ نے اٹھا کیسے لیا؟ اب لگتا ہی ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں ان کا کورٹ مارشل نہیں ہوگا، یہ فیض حمید براستہ عمران خان صاحب ہیں، ان کے نیکسس کو توڑنا ہے. تو خیر اس ساری صورتحال میں سینئر صحافی حامد میر صاحب نے مزید کہا کہ جنرل فیض حمید ایک اشارہ کرتے تو ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائنز تبدیل ہو جاتی تھیں، چلتے پروگرام بند ہو جاتے تھے. لیکن آج دیکھیں اور وہ خود بھی گرفتار ہو چکے ہیں، اور وہ جو لوگ جن سے وہ رابطے میں تھے وہ بھی حراست میں ہیں، اور ان سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں. ان میں سبق یہ ملتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس طاقت ہے اور اختیار ہوتا ہے انہیں اپنی طاقت اور اختیار کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ اپنی طاقت کو سوچ سمجھ کے جو ہے اس کو استعمال کریں کہ آنے والے دنوں میں آپ کا نشان عبرت آپ کو بھی بنایا جا سکتا ہے. خیر یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ 30 سال تک ملک پر قبضے کا منصوبہ فیض حمید نے بنایا ہوا تھا. وہ اس کام کے لیے عمران خان کو استعمال کر رہے تھے، اور ان کے بڑے بڑے منصوبے تھے، وہ ہر کسی کو استعمال کرنا چاہتے تھے. خواجہ آصف صحیح کہتے ہیں کہ فیض حمید آپ اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ آخری دنوں میں تو جنرل باجوہ بھی ان سے خوف کھانے لگے تھے. اور جب خبریں نکلیں اور پھیلی تو پتہ چلا کہ فیض حمید نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں تھے، بلکہ وہ موجودہ حکومت سے کچھ وزراء اور ایک مذہبی جماعت کے لوگوں یعنی کہ ٹی ایل پی کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے کچھ وزراء، میڈیا کے کچھ لوگوں اور کچھ بڑے بزنس مینوں سے بھی رابطے میں تھے. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں تھے جن کو اب حراست میں لے لیا گیا ہے. جنرل فیض حمید جب آئی ایس آئی کے ڈی جی سی اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے صرف ایک جماعت میں اپنی جڑیں مضبوط نہیں کی، بلکہ 3-4 جماعتوں میں اپنی جڑیں مضبوط کی. ان کے وہ تعلقات ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کام آئے. موجودہ حکومت کے دور میں بھی جب ان کے خلاف 1-2 کیسز شروع ہوئے تو انہوں نے بند کروا دیے، کیونکہ ان کے موجودہ حکومت میں بھی تعلقات تھے، لیکن ان کے خلاف جواب تحقیقات شروع ہو گئی. اور اس میں فی الحال تو کچھ فوجی افسران کا نام آ رہا ہے، تاہم مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ سیاسی شخصیات بھی تحقیقات کی زد میں آئیں گی، اور معاملہ عدلیہ کے کچھ ریٹائرڈ اور کچھ حاضر سروس شخصیات کی طرف بھی جائے گا. یہ خبر میں آپ کو دے چکا ہوں. اب حامد میر صاحب بھی اس کا دعویٰ کر رہے ہیں. حاضر سروس جرنیل بھی ہیں، حاضر سروس ججز بھی ہیں، ریٹائرڈ جرنیل بھی ہیں، ریٹائرڈ ججز بھی ہیں. تو اب یہ جو ہے وہ گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا یہ احتساب شروع ہونے جا رہا ہے کہ کس طرح سے فیض حمید نے طاقت اور اختیار کا استعمال کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں ججز کو تعینات کروایا اور ان کو پروموٹ کروانے میں اہم کردار ادا کیا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا عدلیہ کی کچھ شخصیات سے رابطہ بھی تھا. میں آپ کو ایک خبر دینے جا رہا ہوں کہ جسٹس اطہر بن اللہ صاحب، آپ یہ نام جان لیں اور پھر آنے والے دنوں کے اندر بات کریں گے کہ یہ نام میں نے کیوں لیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے اور سنگ اپنے ناسمین خیال رکھنے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.